किस्से कहानियाँ। चंदनपुर नामक एक गांव में रामदनी नाम के एक सेठ रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे बहुत कंजूस थे। सेठ और सेठानी का जीवन बहुत मजे में बीत रहा था। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो? आम भी कोई खाने की चीज है? उसमें तो बस मोटी गुठली ही निकलती है और बाजार में उसके दाम बहुत महंगे हैं ना रे बाबा। मैं इतना महंगा आम नहीं ला पाऊंगा। सेठ जी, क्या करोगे इतना धन रखकर? जब ऊपर जाओगे तो कुछ भी साथ नहीं ले जा पाओगे। और हाँ, अगर आज आम नहीं लाए तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, भूखे ही सोना आज। अरे भाग्यवान, आप भी कैसी बातें करती हो? ठीक है, ले आऊंगा आम। सेठ जी आम खरीदने निकल पड़े। उन्हें एक ठेले वाला आम बेचता दिखा। अरे भाई, ये आम कैसे दिए? सेठ जी, आपको तो पता है ये आम का सीजन है, इसीलिए आम बहुत महंगे हैं। पूरे 7 रुपए किलो, लेकिन हाँ, मीठे बहुत हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे नहीं भाई, तुम बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतना महंगा तो नहीं मिलता होगा। आप ऐसा करो, थोक विक्रेता के पास चले जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उसकी दुकान है, वहाँ पे आपको सस्ते दाम में मिल जाएगा। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वे अपना थैला लेकर थोक विक्रेता के पास चल दिए। पूरे 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दुकान पे पहुँचे। अरे भाई, ये आम कैसे बेच रहे हो? सेठ जी, 5 रुपए किलो है आम, लेकिन हाँ, इससे मीठा आम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई, तुम तो बहुत ज्यादा बता रहे हो। तुम तो ठग रहे हो मुझे। जहाँ से तुम आम लाते हो वहाँ इतनी महंगी थोड़ी मिलती होगी। सेठ जी, मैं तो जंगल जाकर आम के पेड़ों से तोड़ कर लाता हूँ, वहाँ से जाकर ले लो, आपको फ्री में मिल जाएगा। सेठ जी को ये बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही हो तो फिर पैसे खर्च करने का क्या फायदा। सेठ जी आम के पेड़ की खोज में जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें चलते चलते जंगल में एक आम का पेड़ मिल गया। आम तो मुझे तोड़ना ही होगा, नहीं तो सेठानी खाना नहीं बनाएगी। सेठ जी जैसे तैसे आम के पेड़ पर चढ़ाए गए, लेकिन जब उतरने लगे तो उतरा नहीं जा रहा था। अब उन्हें डर लगने लगा था, क्योंकि तेज हवा चलने लगी थी और तेज बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे पेड़ हिलने लगा था और सेठ जी बहुत डर गए। अरे बाप रे, आज तो मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा। सेठ जी का डर बढ़ता ही जा रहा था। सेठ जी पेड़ से नहीं उतर पाए तो मन ही मन मन्नत मांगने लगे। अगर मैं नीचे उतर गया तो मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। मन्नत मांगने से सेठ जी का आत्मबल बढ़ा गया और अब हवा चलनी भी बंद हो गई थी। सेठ ने जैसे तैसे हिम्मत की और आधे पेड़ तक उतर गए और सोचने लगे। मैंने बिना मतलब के 101 ब्राह्मणों के भोजन के लिए मन्नत मांगी, लेकिन अब मैं पेड़ के आधी दूरी तक तो आ ही गया हूँ। सेठ ने नीचे देखा तो उन्हें फिर से डर लगने लगा। अगर मैं पेड़ से नीचे उतर गया तो 101 नहीं तो कम से कम 51 ब्राह्मणों को भोजन तो करा ही दूंगा। इतना बोलते बोलते सेठ जैसे तैसे करके नीचे उतर गए और बोले, अरे नहीं, मैं 51 ब्राह्मणों को भोजन तो नहीं करा सकता। अगर मैं चाहता तो बिना मन्नत मांगे ही उतर जाता, लेकिन चलो, अब मैंने कह दिया है तो एक ब्राह्मण को भोजन तो करा ही सकता हूँ। सेठ एक नंबर के कंजूस थे। वो घर पहुंचे और अपनी पत्नी को आम दिया और फिर ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकल गए जो सबसे कम खाना खाता हो। सेठ जी को बहुत ढूंढने के बाद भी कोई बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिल रहा था। कई लोगों से पूछने के बाद आखिर सेठ जी को एक कम खाना खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करानी है, मैं इसीलिए आया हूँ। जी ठीक है, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार है। ब्राह्मण देवता, आप कितना खा लेते हैं? ब्राह्मण समझ गए कि सेठ एक नंबर का कंजूस है, इसीलिए ऐसा सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर सेठ एक नंबर का कंजूस था तो ब्राह्मण भी एक नंबर का चाणक्य दिमाग वाला था।
सेठ जी, मैं तो मुश्किल से 2 पूड़ियाँ ही खा पाता हूँ। इतना सुनकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बस ये ब्राह्मण बिल्कुल सही रहेगा और तुरंत बोल पड़े, देखिए पंडित जी, मैं 9 बजे दुकान पर चला जाता हूँ, आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए। सेठ जी घर आ गए और अगले दिन सुबह पंडित जी के लिए खाना बनवाकर उनका इंतजार करने लगे। लेकिन देखते ही देखते 9 बज गए, फिर धीरे धीरे 10 बज गए और आखिरकार सेठ जी थक हार कर सेठानी से कहने लगे, अगर पंडित जी आए तो उनको खाना खिला देना और 1 रुपए दक्षिणा दे देना। ऐसा बोल के सेठ चला जाता है। सेठ जी के जाते ही ब्राह्मण घर पे आते हैं। उनकी आते ही सेठानी उनकी सेवा में लग गई, उनके हाथ पैर धुलवाए और इतने में ही पंडित जी रो पड़े। पंडित जी को रोता देख सेठानी बोली, क्या हुआ पंडित जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं सेठानी, इसी तरह से तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वह जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय हमें 101 रुपए देकर हमारे पांव छूकर आशीर्वाद लेती थी। इतना सुनते ही सेठानी भावुक हो गई। अरे पंडित जी, सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ? पंडित जी, मैं तो हूँ ना। सेठानी ने 101 रुपए लाकर पंडित जी को दे दिए। इसके बाद पंडित जी के लिए सेठानी ने भोजन बनाया और पंडित जी ने पेट भरकर खाया। पंडित भोजन करने के बाद फिर फुट फुट कर रोने लगे। अब क्या हो गया पंडित जी, आप फिर से क्यों रोने लगे? क्या बताऊं सेठानी जी, आपकी सासू माँ जब जिंदा थी तो वो मुझे भोजन कराने के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान देती थी। बस उन्हीं की याद आ गई, पर वह सब पुरानी बातें हैं। चिंता मत करिए पंडित जी, जैसा होता आया है वैसा ही होगा। मैं आपके लिए सारा धन का सामान लेकर आती हूँ। पंडित जी सारा सामान लेके घर लौट गए। शाम के समय जब सेठ जी घर आए तो वो सेठानी जी से पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, पंडित जी आए थे, तुमने भोजन कराया कि नहीं? मैंने उन्हें भोजन तो अच्छे से करा दिया, लेकिन वह बार बार रो रहे थे। पंडित जी को सासू माँ की याद आ रही थी। क्या मतलब, सासू माँ की याद आ रही थी? बताओ तो सही। पंडित जी कह रहे थे कि जब सासू माँ जीवित थी तो जब भी उन्हें भोजन कराती थी वे उनके हाथ पैर धुलवाते समय उनको 101 रुपए भी देती थी और आशीर्वाद लेती थी। मैंने भी वही किया। हाँ, और उसके बाद पंडित जी को सासू माँ की याद फिर से आ गई। जब वे भोजन कर रहे थे कहने लगे कि सासू माँ भोजन के बाद भी 1010 रुपए और चावल आटे का दान करती थी। मुझे लगा हमें उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए, इसलिए मैंने भी वैसे ही दान दक्षिणा दे दी। सेठ ये सुनकर चौंक गए और बोले, तुमने 101 रुपए दे दिए? सेठ का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में लाठी उठाई और पंडित के घर की ओर चल दिए। इधर पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्हें पहले ही पता था कि कंजूस सेठ को ये सब पता चलेगा तो वह शांत नहीं बैठने वाला। इसीलिए उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी थी। सुनो पंडितानी, उस कंजूस सेठ का माल ऐसे ही नहीं पच पाएगा। वो नंबर 1 का कंजूस है। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? जैसे ही सेठ जी घर पर आए, तुम मुझे एक सफेद कफन ओढ़ा देना और जोर जोर से रोना जैसे कि मैं मर गया हूँ। जैसे ही सेठ जी पंडित जी के घर पहुँचे, पंडितानी जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी हमें छोड़कर कहाँ चले गए? अब हमारा क्या होगा? हमें भी साथ क्यों नहीं ले गए? अरे क्या हुआ पंडित जी को? सुबह तो अच्छे भले थे, लेकिन जब से सेठ जी के घर से दावत करके आए हैं तब से उल्टी दस्त हो रही थी और अब तो हमें छोड़कर ही चले गए। मेरे पास इनके दाह संस्कार के भी पैसे नहीं है। सेठ यह सुनकर बहुत घबरा गया। अब मेरा क्या होगा? ये लो, कुछ रुपए आप इनका जल्दी से दाह संस्कार करवा लीजिए, बाकी जरूरत का सामान मैं घर पहुंचा दूंगा। आप परेशान मत होना। डर के मारे सेठ जी ने पैसों के साथ साथ 5 महीने का राशन भी पंडितानी के घर भिजवा दिया। इसी तरह 5 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। अब पंडित जी ने फिर से कोई नई चाल चलने की सोची। जब सेठ सुबह 9 बजे दुकान पर चले गए तो पंडित जी सेठानी के पास पहुंचे। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे,
फिर आप यहाँ कैसे? पंडित जी ने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठ जी की एक लाडो नाम की बेटी थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। मुझे स्वर्ग में आपकी बेटी लाडो मिली थी सेठानी जी। जब उसे पता चला कि मैं आपके घर आता जाता रहता हूँ तो वह मुझसे कहने लगी, पंडित जी मेरे घर जाकर मेरे माता पिता का हाल चाल भी ले आना। मेरी प्यारी बिटिया लाडो मिली थी। हाँ सेठानी जी, तभी तो मैं आपकी प्यारी बिटिया लाडो का हाल चाल बताने आया हूँ। वैसे सेठ जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सेठानी जी भावुक हो गई और पंडित जी से पूछा, कैसी है मेरी लाडो बिटिया? क्या ही बताऊं सेठानी जी, लाडो तो बहुत कमजोर हो गई है। वहाँ कोई अच्छा इंतजाम नहीं है, उसे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा। आप खुद ही देख लीजिए, मेरी दाढ़ी कितनी बरह गई है। वाह पंडित जी, आपने बहुत अच्छा किया जो मेरी लाडो का समाचार लेकर आए। देखिए सेठानी जी, अब मैं कुछ देर में वापस स्वर्ग जाने वाला हूँ। आपको जो भी लाडो को देना हो वह मुझे दे दीजिए। अब सेठानी ने बहुत सामान बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर लौट गए। शाम के समय सेठ जी जब घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने तक चलाया। जब राशन का खत्म हो गया तो वो पंडित जी वापस सेठानी के पास चल दिए। सेठानी जी ने पंडित को देखा और खुश होके बोली, क्या हाल चाल है पंडित जी? हाल चाल बहुत बढ़िया है सेठानी जी। अब तो आपकी बेटी लाडो तंदुरुस्त हो गई है। आपका दिया हुआ सामान देखकर बहुत खुश हो गई थी और अब तो आप नानी बन गई हैं। आपकी बेटी लाडो को लड़का हुआ है। अब तो सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा, हाँ, आपकी बेटी ने बोला था कि मेरी अम्मा से कह देना कि लड़के के लिए कुछ कपड़े और कुछ सामान भेज दें। और हाँ, उसने दावत का भी इंतजाम किया है, तो राशन भी लगेगा थोड़ा। सेठानी ने पंडित जी के कहे अनुसार जरूरत का सामान पंडित जी को दे दिया और बोली, पंडित जी मेरी लाडो को कह देना कि उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। क्यों नहीं सेठानी जी, जरूर कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से निकल गए। तभी अचानक किसी काम से सेठ जी घर पर आ गए और देखा कि सेठानी घर के बाहर खड़ी है। क्या हुआ? यहाँ पे क्यों खड़ी हो? कोई आया था क्या? अरे सेठ जी, स्वर्ग से पंडित जी आए थे, बता रहे थे कि हमारी लाडो को लड़का हुआ है और तुम नाना बन गए हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पंडित जी ने जो कहा तुमने सच मान लिया। कितनी मूर्ख हो तुम, कहीं वह तुम्हें ठग तो नहीं ले गया? मैंने कुछ ज्यादा सामान नहीं दिया सेठ जी, बस लाडो के बेटे के लिए सोने की चेन, कपड़े, चावल, आटा और यही कोई 2 महीने का राशन दिया है। अब तो सेठ जी सब समझ गए। वह अपनी मूर्ख बीवी और पंडित जी का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर पहुँचे। पंडित जी मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी किसी पंडित जी से ये नहीं पूछूंगा कि वह कितना खाता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे महीने में 2 बार तुम्हारे घर भोजन करना होगा और दक्षिणा भी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए। ठीक है सेठ जी, तब आप चैन से रहिए, लेकिन याद रखना किसी पंडित से ऐसे मत पूछना कि आप कितना खाते हो। इसके बाद सेठ जी अपने घर चले गए। इस तरह पंडित जी ने अपनी समझदारी से कंजूस सेठ को अच्छा सबक सिखाया और सेठ जी ने भी ये समझ लिया कि हर चीज में कंजूसी करना ठीक नहीं होता है। किस्से कहानियाँ। रामपुर गांव में राजू और बिरजू नाम के 2 दोस्त रहते थे। इनकी दोस्ती के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। राजू और बिरजू बचपन से ही पक्के दोस्त थे। राजू और बिरजू दोनों ही व्यापारियों के दुकान पे मजदूरी करते थे। राजू गांव में एक छोटे से घर में अपनी बीवी सीमा और प्यारी सी बेटी सुमन के साथ रहता था, लेकिन कई दिन से उसके पास कोई काम नहीं था। वो जंगल से लकड़ियाँ काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर बिरजू का भी एक छोटा और सुंदर सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी रिंकी
और दो छोटे छोटे बच्चे श्यामू और कोमल थे। बिरजू शहर में एक बड़े सेठ के यहाँ नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। आप इतना जल्दी घर कैसे आ गए आज? और आपका मुंह इतना उतरा हुआ कैसे है? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, पता नहीं कैसा समय आ गया है। आजकल लकड़ियों का एक गट्ठर भी नहीं बिक पाता। जब से ये गैस के चूल्हे आए हैं, लकड़ियों को कोई पूछता तक नहीं। हाँ जी, दिवाली भी आने वाली है और घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आप अपने दोस्त बिरजू से काम के लिए क्यों नहीं पूछ लेते? वह तो शहर में काम कर रहे हैं ना, शायद कोई काम मिल जाए। अभाग्यवान, मैं आज बिरजू भाई के पास जाकर बात करता हूँ। अगर कोई काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर राजू बिरजू के घर के लिए निकल पड़ता है। बिरजू भाई, घर पर हो क्या? अरे राजू भाई, आओ आओ, आज अचानक कैसे आना हुआ? बिरजू भाई, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाती तो अच्छा रहता। देख राजू, मुझे इस बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन तुम कल मेरे साथ सेठ जी के पास चलना, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। चलो ठीक है बिरजू भाई, कल सुबह ही चलते हैं। मुझे किसी भी तरह कोई काम चाहिए। इतना कहकर राजू वहाँ से घर की तरफ चल पड़ता है। अरे राजू भाई, आ गए तुम? चलो फिर सेठ जी के पास चलते हैं। हाँ बिरजू भाई, चलो चलते हैं। दोनों दोस्त काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था, इसलिए उन्होंने जंगल वाला सीधा रास्ता चुना, जिससे वे जल्दी शहर पहुंच सके। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दी। अरे अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अरे बेटा, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। ये लकड़ी का गट्ठर ले जा रही थी, लेकिन ये अब मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अगर तुम लोग इसे मेरे घर पहुँचा देते तो बहुत अच्छा होता। लकड़ियों का गट्ठर उठाकर राजू और बिरजू उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे कुछ दूर चले ही थे कि तभी अचानक से आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे जैसे तैसे उस तेज बारिश में ही बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अम्मा, मदद करना तो हमारा फर्ज है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अरे बेटा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ज्यादा भीगने से बीमार पड़ जाओगे। बारिश रुकने तक तुम लोग यही ठहर जाओ, फिर चले जाना। चलो ठीक है अम्मा, हम रुक जाते हैं। तुम लोग सब्र से भूखे होगे, मैं खाना बना देती हूँ। अम्मा खाना बनाने में लग जाती है। आओ बेटा, खाना बन गया है, खा लो। अरे वाह अम्मा, आपके हाथ में तो जादू है। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, सच में मजा आ गया। वैसे तुम दोनों आगे कहाँ जा रहे थे? अम्मा, बहुत दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, तो शहर में कुछ काम देखने जा रहे थे। अब हमें आज्ञा दीजिए अम्मा, अब हम चलते हैं। तुम लोग बहुत ही नेक दिल के हो। अच्छा रुको बेटा, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा एक संदूक लेकर आती है। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की बेटा, और अपनी गरीबी के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह संदूक लो, इसमें मेरी जीवन भर की कमाई है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। बूढ़ी अम्मा वह संदूक दोनों को थमा देती है। जैसे ही उस संदूक को खोलते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा था। अरे अम्मा, इतने सारे सोने के सिक्के! हाँ बेटा, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और अब ये मेरे किसी काम का भी नहीं है। तुम दोनों इसे आधा आधा बांट लेना। अम्मा, इस कीमती उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं। संदूक लेकर दोनों दोस्त घर के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वे दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ जैसे एक खजाना लग गया था। दोनों चलते चलते सपने बुनने लगते हैं। मैं इन पैसों से छोटा सा कारोबार खोलूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। दिवाली भी आने वाली है, अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी और अपनी बिटिया के लिए नए कपड़े, किताबें और ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा।
इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे अब कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। इन सिक्कों को आधा आधा बांटना यानी मेरे सपनों को आधा आधा बांटना, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। मुझे सारे सिक्के चाहिए। चलते चलते दोनों एक नदी के पास पहुंचते हैं। नदी के पास पहुंचते ही बिरजू के दिमाग में आइडिया आता है। वह राजू को धक्का मार के नदी में गिरा देता है। बिरजू भाई बचाओ मुझे, मैं नदी में गिर गया। तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएं और मुझे बांटना ना पड़े। अरे बिरजू भाई, ये सारे सिक्के तुम ही रख लेना, लेकिन मुझे बचाओ। बिरजू राजू की एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। बिरजू शाम होते होते गांव पहुँचता है। वह देखता है कि सीमा घर के दरवाजे पर खड़ी राजू का इंतजार कर रही है। बिरजू भैया, राजू जी नहीं आए। वो कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना, वह ठीक तो होंगे ना? हाँ सीमा बहन, हम साथ ही गए थे। सेठ जी ने उसे कल काम पर आने को भी बोल दिया था। इसके बाद राजू वहाँ से चला गया था और मैं तो अभी लौटा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है। वो सुबह तक आ जाएगा। बिरजू अपने घर चला जाता है। रात को वह उस संदूक को अलमारी के पीछे छुपा देता है और सो जाता है। उधर सीमा ने पूरी रात अपने पति के इंतजार में गुजार दी। सुबह हो चुकी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन राजू अभी तक घर नहीं लौटा था। सीमा परेशान होकर बिरजू के घर जाती है। बिरजू भैया, ओ बिरजू भैया, राजू जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? बिरजू परेशान होने का नाटक करता है और कहता है, आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाकर राजू का पता लगाता हूँ और उसे आपने साथ लेकर आता हूँ। बिरजू झूठा दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है और पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। सीमा बहन, अब राजू तो कभी वापस नहीं आ सकता। थोड़ी देर यही बैठता हूँ, फिर जाके कह दूंगा कि राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर सारे सिक्के बेच के इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वो राजू के घर लौटता है और सीमा से कहता है, सीमा बहन, मैंने राजू को बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। इतना कहते ही राजू सीमा के पीछे से आता है। राजू को जिंदा देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरे राजू भाई, तुम यहाँ कैसे? क्यों बिरजू भैया, मुझे यहाँ देख के तुम खुश नहीं लग रहे? बिरजू कोई जवाब नहीं देता और डर जाता है। राजू ने तो सीमा बहन को सब कुछ बता दिया होगा। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। घर वालों के साथ संदूक को लेकर कहीं दूर निकल जाऊंगा। फिर ये राजू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिरजू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? राजू बच कैसे गया? इसे तो तैरना भी नहीं आता। मुझे आज ही इस गांव से भागना होगा। बिरजू संदूक देखने जाता है और उसे खोलता है। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? इसमें तो सिर्फ कंकड़ भरे हैं। कहीं ये सब राजू ने तो नहीं किया? बिरजू ये सब सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट होती है। बिरजू बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया, यही तुम्हारी कर्मों की सजा है। तुमने इन सोने के सिक्कों के लिए अपने बचपन के दोस्त को मारने की कोशिश की। तो लो, अब ना तुम्हारे पास सोने के सिक्के हैं और ना ही तुम्हारा वो दोस्त। मैं सब समझ गया। अम्मा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुमने अपने दोस्त के साथ जो गलत किया, उसका फल तुम्हें मिल गया। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। अब इसे भुगतो। इतना कह के बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। बिरजू अब पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। दूसरी ओर राजू सोच रहा होता है, मैं क्या करूं?
सीमा को अगर मैं सब कुछ बता देता हूँ तो वह तो बिरजू को पुलिस के हवाले कर देगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा। माना बिरजू ने जो किया बहुत गलत था, लेकिन इसकी सजा बिरजू के साथ साथ उसके मासूम बीवी और बच्चे को भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन संदूक तो बिरजू के पास है। मेरे सपने अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। राजू ये सब सोच रहा था कि तभी बूढ़ी अम्मा वहाँ प्रकट होती है। राजू बूढ़ी अम्मा को देख के चौंक जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? आपको मेरे घर का पता कहाँ से मिला? बेटा, मुझे सब कुछ मालूम है। इतना कहते ही बूढ़ी अम्मा अपने जादू से संदूक ले आती है। अम्मा, यह तो वही संदूक है जो आपने हमें दिया था। हाँ बेटा, यह वही संदूक है। लेकिन ये तो बिरजू के पास था। हाँ बेटा, लेकिन बिरजू को जो मिलना था वो उससे मिल चुका है। सोने के सिक्कों के असली हकदार तुम हो। ये संदूक अब तुम्हारा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। ये बूढ़ी अम्मा कौन थी? पता नहीं सीमा, मुझे लगा था ये एक आम इंसान है, लेकिन शायद ये एक फरिश्ता थी। अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ सीमा। किस्से कहानियाँ। चरणपुर गांव की सादगी और शांति के बीच एक नई समस्या ने दस्तक दी थी। गांव के लोग सुबह सुबह अपने रोज के कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को भी यह एहसास नहीं था कि एक खतरनाक समस्या उनका पीछा कर रही थी। गांव का मुख्य तालाब, जो पूरे गांव के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत था, अब खतरे में था। वहां अब मगरमच्छ आ गए थे। यह गांव के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। तालाब से पानी लेने जाने वाले लोग अब डर के साए में रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गांव के चौपाल पर बुलाया था। चारों ओर शांति थी, लेकिन अब हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। रामू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे, सबसे पहले बोले। उनका गहरा अनुभव और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण ने सबका ध्यान आकर्षित किया। देखो, यह मगरमच्छ कहाँ से आए? पहले से ही बहुत दिक्कतें थीं। अब तो पानी तक लेने जाना मुश्किल हो गया है। ये तालाब हमारे लिए जीवन की तरह है। अगर अब पानी लेने जाना ही जोखिम भरा हो गया तो हम क्या करेंगे? हाँ काका, कल ही तो शांति चाची का घड़ा पानी भरते वक्त फट गया था। वो जान बचाकर भागी थीं, और इसका कारण एक ही था, मगरमच्छ का हमला। ये स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। अब कोई भी पानी भरने जाने से डरता है। सभी की आंखों में डर और असमर्थता के संकेत थे। मोहन, जो थोड़ा सा सक्रिय और पहल करने वाला था, बोला। हमें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। ये समस्या अकेले हल नहीं हो सकती। हम सबको मिलकर ही इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। मोहन की बात पर सभी की नजरें सरपंच की ओर मुड़ गईं। अगर कोई इस मुद्दे का हल निकाल सकता था तो वो सिर्फ सरपंच ही हो सकते थे। चौपाल पर चर्चा के बाद सबने सरपंच के पास जाने का फैसला किया। सरपंच गांव के सबसे बड़े नेता और समझदार व्यक्ति थे, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता था। वह सबके लिए मार्गदर्शक थे और उनके पास गांव के विकास और सुरक्षा के लिए हमेशा अच्छे सुझाव होते थे। गांव वाले सरपंच के घर पर इकट्ठा हुए। सरपंच जी, आपको क्या बताऊं? अब तो तालाब में मगरमच्छ इतने बढ़ गए हैं कि अब वहां पानी लेने जाना बिल्कुल असंभव हो गया। लोग डर के मारे वहां नहीं जा रहे। कल ही हम सब ने देखा कि शांति चाची का घड़ा तो पानी भरते वक्त फट गया था और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी थी। मैं समझता हूँ कि यह समस्या गंभीर है, लेकिन इसका हल इतना आसान नहीं होगा। मगरमच्छों को क्या हम यहाँ से हटा सकते हैं? सरपंच जी, समझता हूँ कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा तालाब तो जीवन मरण का सवाल बन गया है। गांव के लोग अब पानी के बिना जी नहीं सकते। ये समस्या जल्दी हल होनी चाहिए, नहीं तो लोग दर दर भटकेंगे। मैं समझता हूँ ये गंभीर समस्या है, मगर इसका हल जल्दी नहीं निकलेगा।
हमें किसी समझदार व्यक्ति की राय लेनी होगी जो एक योजना बना सके ताकि हमें इस मुसीबत से जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो आप जल्द ही कुछ कीजिए, वरना गांव पानी के बिना मर जाएगा। हमें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। मैं ठाकुर प्रताप से बात करूंगा। वह इस गांव के एक बड़े जमींदार हैं और उनके पास कई विशेषज्ञ और संसाधन हैं। अगर हमें कोई उपाय चाहिए तो उनसे संपर्क करना पड़ेगा। सरपंच ने गांव के होशियार जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह को बुलाया। प्रताप जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे गांव के तालाब में मगरमच्छों की समस्या बहुत बढ़ गई है। इससे पानी लेने के लिए लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपके पास कोई उपाय है? सरपंच जी, अगर आप गांव वालों के साथ इस समस्या का हल चाहते हैं तो हमें एक नया तालाब बनाना होगा। मगरमच्छों को हटाना इतना आसान नहीं होगा और इसमें काफी मेहनत और समय लगेगा। यदि हम एक नया तालाब बनाते हैं तो ये गांव के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। अगर गांव वाले मेहनत करने को तैयार हों तो हम कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। मेहनत का सवाल ही नहीं। गांव वाले अपनी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हाँ सरपंच जी, हम सब तैयार हैं। हमें बस सही दिशा दिखाने की जरूरत है। तो ठीक है, हमें तालाब के लिए सही जगह ढूंढनी होगी और तुरंत काम शुरू करना होगा। हर कोई श्रमदान के लिए तैयार हो गया। तालाब बनाने का काम शुरू हुआ। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे। ये सिर्फ एक तालाब नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। हमें इसे हर हाल में पूरा करना होगा। काका, आपकी बात सही है। जब सब मिलकर काम कर रहे हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और नया तालाब पानी से भर गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन तालाब से पानी भरने जाता है। वो देखते हैं कि जमींदार सुमन से कुछ बात कर रहे हैं। सुमन जमींदार को पैसे देती है। मोहन को यह देख अजीब लगता है। वह सुमन को रास्ते में रोककर पूछते हैं, सुमन, ये क्या देखा मैंने? तुमने जमींदार को पैसे क्यों दिए? ये मैं आपको कैसे बताऊं? बात यह है कि ठाकुर प्रताप ने कहा है कि हर कोई जो तालाब से पानी भरेगा उसे पैसे देने होंगे। क्या? ये तो पूरी धोखाधड़ी है। ये तालाब तो हमने सबने मिलकर बनाया था। फिर ये पैसे किस बात के? मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी की धमकियों से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। अब और चुप नहीं बैठ सकते। मुझे खुद ठाकुर प्रताप से बात करनी होगी। देखते हैं वो मुझसे पैसे कैसे मांगता है। मोहन तालाब से पानी भरने जाते हैं। जैसे ही वह घड़ा भरते हैं, ठाकुर प्रताप वहां आ जाते हैं। ओह मोहन, पानी भर लिया, अब पैसे निकालो। पैसे? ये तालाब तो गांव वालों का है। हमने सबने मिलकर इसे बनाया है। पैसे क्यों दूं? ये तालाब मेरे निर्देश पर बना है। मेरी देख रेख और मेहनत के बिना यह मुमकिन नहीं था, इसलिए इसका मालिक मैं हूं और पानी का उपयोग करने के लिए पैसे देने ही होंगे। प्रताप, तुम गांव वालों का हक नहीं छीन सकते। ये तालाब सबका है, तुम्हारा अकेले का नहीं। अगर तुमने ये नाटक बंद नहीं किया तो मैं सबको सच बता दूंगा। हिम्मत मत करना मोहन, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो अंजाम बुरा होगा। ये तालाब मेरा है और मेरी बात को चुनौती देने की कोशिश भी मत करना। मोहन डर जाता है और प्रताप को पैसे दे देता है और गुस्से में अपने घड़े के साथ वहां से चले जाते हैं। मोहन ठाकुर प्रताप से हुई बातचीत के बाद अपने घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। उनकी पत्नी गीता उन्हें इस हालत में देखकर सवाल करती है, क्या हुआ मोहन, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या तालाब से पानी नहीं भर पाए? पानी तो भर लिया, लेकिन ये पानी अब हमारे लिए मुफ्त नहीं रहा। ठाकुर प्रताप ने हर किसी से पैसे वसूलने का फरमान जारी कर दिया है। वह कहता है कि तालाब उसका है। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे धमकी दी। धमकी? ये तो सरासर अन्याय है। आपने सरपंच जी को ये बात बताई? कैसे बताऊं गीता? अगर मैंने कुछ कहा तो प्रताप हमारा जीना मुश्किल कर देगा। वह सिर्फ पैसे मांगने तक सीमित नहीं रहेगा, वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मोहन, ये तो गलत है। गांव वालों की मेहनत पर वह ऐसे हक कैसे जमा सकता है? मुझे भी यह खल रहा है गीता, लेकिन डर के मारे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही। सरपंच को बताने का मतलब है प्रताप की दुश्मनी मोल लेना। मोहन और गीता की बातचीत को उनका 12 साल का बेटा
गोलू पर्दे के पीछे से सुन लेता है। वह चुपचाप सब समझ जाता है और तय करता है कि वह सरपंच को सब कुछ बताएगा। गोलू अगले दिन सुबह सरपंच जी के घर पहुंचता है। सरपंच अपने आंगन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। गोलू को देखकर वह मुस्कुराते हैं। अरे गोलू, इस समय यहाँ सब ठीक तो है? सरपंच जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात है? सरपंच जी, मेरे बाबा और अम्मा ने रात को बात की थी। बाबा ने बताया कि ठाकुर प्रताप तालाब से पानी लेने के बदले पैसे मांग रहे हैं। जब बाबा ने मना किया तो उन्होंने धमकी दी। बाबा और अम्मा डर के कारण आपको बताने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन यह सही नहीं है। क्या प्रताप गांव वालों से पैसे वसूल रहा है और धमकी भी दे रहा है? जी सरपंच जी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। मैं ये बात आपको बताने आया हूँ क्योंकि बाबा और अम्मा डर रहे हैं। तुमने बहुत बड़ी बात की है बेटा। तुम्हारा यह साहस गांव को इस अन्याय से बचाएगा। अब यह मामला मैं खुद संभालूंगा। सरपंच जी गोलू की बात सुनकर तुरंत चौपाल बुलाने का फैसला करते हैं। गांव वासियों, आज हम सब एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव के तालाब से पानी भरने के बाद जो कुछ भी हो रहा था वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे गांव के ही एक व्यक्ति ने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। प्रताप जी, आपके बारे में हमें अब पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। आपने हमारे गांव की मेहनत और हमारे लोगों की समस्याओं का फायदा उठाया है। यह तालाब जो हमने सब मिलकर बनाया था, उस पर अब आपका कब्जा है। आपने हर आदमी से पानी लेने के बदले पैसे मांगने शुरू कर दिए। क्या यह हमारी मेहनत का तोड़ है? प्रताप, तेरा यह काम सरासर धोखा है। यह तालाब हमारी मेहनत से बना है। तेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। हम सब मिलकर इसे बनाए हैं और अब तू हमें पानी लेने के लिए भी पैसे मांग रहा है। ये तो पूरी तरह से गलत है। क्या तुम इतने नीच हो गए हो कि अपने ही गांव वालों को इस तरह धोखा दे रहे हो? तुमने हमारी डर का फायदा उठाया है। सुनिए सुनिए, मैंने यह सब गांव की भलाई के लिए किया था। तालाब की देखरेख के लिए मेहनत की थी, इसलिए पैसे लेने का अधिकार मुझे है। भलाई, तुमने हमारे डर का फायदा उठाकर हमें लूटा है। प्रताप, अब तुम्हारे लिए इस गांव में कोई जगह नहीं है। यह तालाब गांव वालों का था, है और रहेगा। तुमने हमारे भरोसे को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। गोलू, तुमने जो साहस दिखाया वह इस गांव के लिए मिसाल बनेगा। तुम्हारी हिम्मत से हम सभी ने एक बड़ा अन्याय रोका। गांव वाले प्रताप को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तालाब का उपयोग अब सब बिना किसी डर के करते हैं। सरपंच गोलू के साहस और ईमानदारी की तारीफ करते हैं। संदेश: साहस और सच्चाई से हर अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। डर पर जीत ही असली आजादी है। किस्से कहानियाँ। गांव में दो किसान रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों बचपन के गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। दोनों का एक ही काम था, खेती करना। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह हर दिन अपने खेत में सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करता और फसल की अच्छी देखभाल करता। दूसरी ओर श्यामू आलसी था। वह हमेशा काम से बचने के बहाने ढूंढता और अधिकतर समय आराम करता। सूरज की पहली किरण के साथ रामू जाग चुका है। वह खेत में जाने के लिए तैयार है। रामू, इतना जल्दी क्यों उठ गए? थोड़ा और आराम कर लेते। गौरी, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है।
अगर मैं अभी काम शुरू कर दूं तो दोपहर तक बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन नाश्ता तो कर लो, खाली पेट काम कैसे करोगे? एक काम करो, मुझे खाना पैक करके दे दो, मैं वहीं खा लूंगा। ये लीजिए अपना खाना, लेकिन अपना ध्यान रखना, ज्यादा धूप में काम मत करना और टाइम से खाना खा लेना। हाँ गौरी, चिंता मत करो। इतना कह के रामू काम के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सूरज चढ़ चुका है और श्यामू अभी भी सो रहा है। सुमन परेशान होकर कमरे में आती है। अजी सुनते हो, अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है, आज काम करने नहीं जाना? इतना सारा काम पड़ा है और तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। दिन पे दिन आप और आलसी होते जा रहे हैं। अरे क्या हो गया भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों इतना भड़क रही हो? भड़कू नहीं तो और क्या करूं? बाहर देखो, सूरज सिर पर आ गया है। रामू तो कब का खेत पर चला गया और तुम हो कि अब तक खर्राटे ले रहे हो। रामू को काम करने की आदत है, मुझे भी खेत जाना है, लेकिन थोड़ा आराम कर लेने दो। खेत कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा है। आराम ही तो करते रहते हो, फसल का समय आने वाला है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। चिंता मत करो सुमन, जब काम करना होगा तब कर लूंगा। तुम्हारा ये आलस एक दिन हमें बहुत भारी पड़ेगा। पूरे गांव में बस हमारा ही घर है जहां फसल देर से आती है। बस बस भाग्यवान, कितना कम बोलती हो। बोलूं नहीं तो और क्या करूं? अच्छा तैयार हो जाने दो, फिर चला जाता हूँ। अरे भाई रामू, पूरा खेत आज ही जोत दोगे क्या? हाँ श्यामू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उससे भी आज ही जोत दूं, तो कल से बीज बोने का काम शुरू कर दूंगा। इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर खेत जोतना शुरू करूंगा। चलो अब थोड़ा सा काम भी कर लिया जाए। रामू और श्यामू दोनों ही काम में लगे हुए हैं। रामू को भूख लग जाती है और वो खाना खाने बैठता है। तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। रामू वहां जाके देखता है, वहां एक साधु बाबा बेहोश पड़े थे। रामू पानी डाल के साधु बाबा को जगाता है। थोड़े देर में साधु बाबा को होश आ जाता है। साधु बाबा, अब आप कैसे हैं? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। बहुत दिन से भूखा और प्यासा हूँ और इतनी तेज धूप है कि मुझे चक्कर आ गया। साधु महाराज, आज मेरी पत्नी ने मुझे खाना पैक करके दिया है, आप उससे खा लीजिए। दूर खड़ा श्यामू ये सब देख रहा होता है। अरे ये रामू किससे बात कर रहा है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं, जाके देखता हूँ। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, आप यहाँ बैठ के खाना खा लीजिए। लेकिन बेटा, अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगे? तुम इतनी धूप में काम कर रहे हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मेरा घर पास में ही है, मैं थोड़ी देर में घर जाके खा लूंगा। श्यामू भी अपना खाना साधु बाबा को दे देता है। महाराज आप मेरा खाना भी खा लीजिए, मेरी पत्नी ने भी स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी भूख मिटाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी मदद कर पाए। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ बाबा, रामू ठीक कह रहा है, आप हमें शर्मिंदा न करें। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है, इसी तरह मेहनत करते रहो। लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु बाबा बीज की पोटली रामू और श्यामू को देते हैं। महाराज, ये किस फसल के बीज है? बेटा, ये जादुई बीज है, इसे अपने खेत में डाल देना, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम दिल लगा के मेहनत के साथ फसल की सेवा करोगे। लेकिन महाराज, अगर ये जादुई है तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बेटा, एक बात याद रखना, जादू उसी पे काम करता है जो उसकी कदर करता है, और बिना मेहनत के किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम्हें इन बीजों की सही से देखभाल करनी होगी। हम आपके इस भेंट के लिए बहुत आभारी हैं महाराज। हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे, रोज पानी भी देंगे। अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। दोनों दोस्त जादुई बीज लेके घर की ओर निकलते हैं। श्याम, हमें इन बीज का अच्छे से ध्यान रखना होगा, इसे हमें प्यार और मेहनत से सींचना होगा।
तभी हम इन जादुई बीज का लाभ उठा पाएंगे। भाई रामू, मुझे तो लगता है कि अगर ये बीज जादुई है तो हमें इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि रोज पानी देने की कोई जरूरत है। ये जादुई बीज हैं, ये अपने आप बढ़ जाएंगे और फल देंगे। श्यामू, साधु महाराज की बातों को ऐसे नजरअंदाज मत करो। उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, मैं तो इन्हें अच्छे से सींचूंगा। दोनों घर पहुंच के ये बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। भगवान की हम पे बहुत बड़ी कृपा है कि हमें ऐसे जादुई बीज मिले हैं। गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसा साधु महाराज ने कहा है, मैं वैसा ही करूंगा। कल सुबह ही मैं इन बीजों को खेत में बो दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें और मेहनत करनी होगी और जैसा साधु महाराज ने कहा है, हम इन बीजों की बहुत सेवा करेंगे जिससे बहुत अच्छी फसल होगी और हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब आप आलस मत करना, कल सुबह ही इन बीजों को बो देना। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं कल सुबह इन बीजों को बो दूंगा। बीज कहाँ भागे जा रहे हैं? गौरी, हो सकता है आज मैं खेत से थोड़ा लेट आऊं। साधु महाराज ने जो बीज दिए थे, आज उसे बोना है। अगर इस बार अच्छी फसल हुई तो हम लोगों को ज्यादा मुनाफा होगा। मैं जानती थी कि आज आप देर तक काम करेंगे, इसीलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा खाना भी बांध दिया है। जब आपको भूख लगे आप खा लीजिएगा। अजी सुनते हो, अभी तक सो रहे हो? सूरज सिर पर आ गया है। आज बीज बोना था, भूल गए क्या आप? उठिए, जल्दी उठिए। साधु महाराज ने क्या कहा था, आप भूल गए क्या? हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। थोड़ा धीरज रखो, मुझे साधु महाराज की बातें याद हैं। मुझे लगा आप भूल गए हैं, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। अब जल्दी उठिए, काम पे भी जाना है। हाँ भाग्यवान। दोनों अपने अपने खेतों में बीज बोते हैं। खेत का सारा काम अच्छे से हो गया? हाँ गौरी, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं और पानी भी दे दिया है। हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने। थक गए होंगे आप, खाना खा लीजिए फिर आराम करिएगा। आपने सारे बीज अच्छे से बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने सारे बीज अच्छे से बो दिए हैं। और खेत में पानी अच्छे से डाला ना? नहीं, मैं खेत में पानी नहीं डाल पाया। बीज बोने में ही इतना समय लग गया। लेकिन साधु महाराज ने इसे रोज प्यार और मेहनत से सींचने बोला था। अगर आप टाइम से उठ जाते तो वो खेत में पानी भी डाल पाते। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? ये जादुई बीज हैं, फसल अच्छी ही होगी। मैं कल जाके खेत में पानी डाल दूंगा। रामू हर रोज खेत में पानी देने लगा और फसल की बहुत प्यार से देखभाल करने लगा। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा कि यह तो जादुई बीज है, इससे इतनी देखभाल की जरूरत नहीं है। वो कभी कभी पानी डालता और बाकी टाइम बस आराम करता रहता। कुछ समय बाद रामू के खेत में फूल गोभी की फसल निकल आई। रामू इस फसल को देख के बहुत खुश था। फसल बहुत अच्छी हुई थी और इन फूल गोभी का आकार भी आम फूल गोभी के मुकाबले काफी बड़ा था। रामू ने ये बात तुरंत अपनी पत्नी को बताई और वो दोनों फूल गोभी को तोड़ने के लिए खेत में आए। आज ये तो सच में बहुत अच्छी फूल गोभी की फसल है। इतने बड़े और इतने सुंदर फूल गोभी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ गौरी, चलो अब इससे जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर इन्हें बाजार में भी तोड़ बेचना है। दोनों फूल गोभी तोड़ने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी टोकरी भर जाती है। दोनों फूल गोभी की फसल की तरफ देखते हैं। उन्होंने जहाँ से भी फूल गोभी तोड़ा था
वहाँ अपने आप नई फूल गोभी आने लगती है। ये देखिए, हमने तो अभी अभी यहीं से फूल गोभी तोड़ा था और यहाँ फिर से नए फूल गोभी आने लगे। ये तो सच में चमत्कार है। लगता है इन जादुई बीज की फसलें कभी खत्म नहीं होती। हाँ, ये सचमुच जादुई बीज है। हमने जितने फूल गोभी तोड़े थे उतने वापस आ गए। हम इन फूल गोभियों को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहीं दूसरी ओर श्यामू के खेत में अभी भी छोटे छोटे पौधे ही थे और उनमें कोई फल नहीं आए थे। अरे अभी तक फसल क्यों नहीं आई? ये बीज तो जादुई थे ना? साधु महाराज ने क्या हमें धोखा दिया? तभी श्यामू की नजर रामू के खेत पे जाती है। रामू का खेत फूल गोभी की फसल से लहरा रहा था। श्यामू रामू के पास जाता है। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई? लगता है साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिए थे, वरना मेरे खेत में भी अच्छी फसल होती। दोस्त, साधु महाराज ने हम दोनों को जादुई बीज ही दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था इसे प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर रोज मेहनत किया, पानी डाला और उसकी मिट्टी को ठीक किया, और इसीलिए मेरे खेत में फसल इतनी अच्छी हुई। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी ठीक से काम करते हुए नहीं देखा, और शायद इसी वजह से तुम्हारे खेत में फसल नहीं हुई। श्यामू को अब अपने गलती का एहसास हुआ। सही कहते हो रामू भाई, ये बीज जादुई थे, लेकिन मैंने बीजों का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और इसीलिए इन्होंने मुझे फल ही नहीं दिया। ये सब मेरी ही गलती है। रामू ने फूल गोभियों को बेच के बहुत अच्छा पैसा कमाया, और वहीं दूसरी ओर श्यामू को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। किस्से कहानियाँ। शकूरपुर गांव में रुपेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपाली और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। रूपाली, तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिले। अगली सुबह रूपाली गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और वे बहुत शांत लग रहे थे। रूपाली उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताई। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं चलता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने पास बंधे एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ, उसका अच्छा इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूपाली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने घोड़े को ले लिया और धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये घोड़ा कहाँ से लाई हो रूपाली? साधु बाबा ने दिया है, कहा है कि यह हमारी तकदीर बदल सकता है। पर घोड़ा लेकर हम क्या करेंगे? जी, हम इसे इस्तेमाल करके लकड़ी बेचने का काम कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। रुपेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई।
रूपाली और रुपेश की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब देखकर जल भुन गया। वह सोच रहा था कि अगर रुपेश जल्दी कर्ज चुका देगा तो ब्याज से मिलने वाला उसका फायदा खत्म हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि कोई गरीब इस तरह उसकी पकड़ से बाहर निकले। ये रुपेश दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा कर्ज चुका देगा। ये हमारे धंधे के लिए अच्छा नहीं है। मालिक, हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और ये फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक, पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। उसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो उसका घोड़ा। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही ना रहे तो वह लकड़ी बेच ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और ये काम रात के अंधेरे में होगा जब रुपेश और रूपाली गहरी नींद में होंगे। दोनों नौकरों ने सहमति में सिर हिला दिया। साहूकार ने उन्हें घोड़े को चुराने का सही समय और तरीका समझाया और उन्हें अपना काम पूरा करने के लिए भेज दिया। रात के समय दोनों नौकर धीरे धीरे रुपेश के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुन, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं यह आवाज करके रुपेश और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो? मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि यह कोई आवाज ना करे। दूसरे नौकर ने हिम्मत करके रस्सी खोली और पहले नौकर ने घोड़े के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे। लेकिन रूपाली नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई और उसकी नींद टूट गई। रुपेश, उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ रूपाली? इतनी रात को कौन आएगा? रूपाली ने जल्दी से खिड़की के बाहर झांका। उसने देखा कि दो लोग उनके आंगन में हैं और घोड़े को ले जा रहे हैं। दोनों नौकरों को रूपाली के जागने की आहट पता चल गई। फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़कर भाग जाते हैं। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो रूपाली, मगर तुम्हें क्या लगता है ये दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वे साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोरों के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और रूपाली से कहता है, रूपाली, जब तक तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत ना हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। साहूकार के नौकरों के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण मुखिया कुछ नहीं करता और रूपाली रुपेश दोनों घर आ जाते हैं। वे लोग अपने घोड़े का ध्यान अच्छे से रखने लगते हैं। अब वे लोग रात में अपने आंगन में चारपाई लगाकर घोड़े के पास ही सोते। इधर साहूकार के नौकर साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने की सोचता है। रूपाली, मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करे, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है रूपाली, मैं ध्यान रखूंगा। रुपेश ने घोड़े के ऊपर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद वह बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। तभी बाजार में साहूकार खड़ा था। उसकी नजर रुपेश के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है।
वैसे भी यह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह रुपेश के पास पहुंचकर बोलता है, कैसे हो रुपेश भाई? सुना है तुम्हारी लकड़ियां बहुत ही उत्तम दर्जे की होती हैं। गांव वाले तुम्हारी लकड़ियां की बहुत तारीफ करते हैं। क्या तुम मुझे अपनी सारी लकड़ियां बेचना चाहोगे? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 150 लूंगा मालिक। सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो 150 और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद रुपेश घोड़े को लेकर साहूकार के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। ये सोचते हुए रुपेश साहूकार के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद साहूकार रुपेश और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा। ऐसा कहकर रुपेश ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब लकड़हारे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो आपको 150 बदले सारी लकड़ियां बेची। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचेगा? साहूकार की बात सुनकर रुपेश के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर। मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। रुपेश बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। साहूकार लोगों के कहने पर लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो साहूकार का प्रिय मित्र था। उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए घोड़ा उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई हक नहीं। बेचारा रुपेश अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपना घर पहुंचा। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं रूपाली, हमारी तो किस्मत ही फूटी है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। रुपेश ने सारी बातें रूपाली को सुनाई। सारी बातें सुनकर रूपाली ने अपने पति रुपेश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण रुपेश चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत देखकर रूपाली बोली, लाओ वो 150 रुपए जो तुम्हें साहूकार ने कल दिए थे, वो रुपए मुझे दे दो। मैं आज फिर से एक घोड़ा खरीद कर लाऊंगी और मैं खुद बाजार में जाकर लकड़ी बेचूंगी। रूपाली रुपेश से 150 रुपए लेकर बाजार की ओर निकल पड़ती है। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। बेचारे बहुत परेशान हैं। कैसे भी करके मुझे इनकी परेशानी को दूर करना है। मुझे अन्याय से लड़ने की शक्ति देना प्रभु। अब तो आप ही का सहारा है प्रभु। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है रूपाली, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा।
रूपाली ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा, बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर मुझे वह बेईमान साहूकार मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो, सस्ती में लकड़ियां ले लो। उस रोज भी वह साहूकार किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही रूपाली की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। यह सब सोचकर साहूकार रूपाली के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों की? 150 रुपए मालिक। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्के भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर है तो बोलिए। ये औरत तो बहुत चालाक लग रही है। खैर कोई बात नहीं, इसकी जल्द अक्ल समझ में आ जाएगी। अक्ल तो बहुत जल्द तेरी ठिकाने लगने वाली है साहूकार। क्या सोच रहे हैं हुजूर? जल्दी बताइए, नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। ठीक है, मुझे 150 रुपए में यह मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? साहूकार की बात सुनकर रूपाली चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी। आज इसकी खैर नहीं, इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। अरे जल्दी करो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे पैसे होंगे। रूपाली की बात सुनकर साहूकार चौंक उठा, फिर मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर न कर, अपने घोड़े के साथ मेरे पीछे पीछे चल। रूपाली भी अपने घोड़े को साहूकार के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सब सोचते सोचते रूपाली साहूकार के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? मैंने कहा था लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में चाहिए। मतलब मैंने घोड़े समेत लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा घोड़ा भी अब मेरा है। चलो इसको अब खंभे से बांध दो। ओह, यह शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी घोड़ा बांध देती हूँ। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपनी सौदे की कीमत। हुजूर, यह आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियां जिस हालत में थीं, उस हालत में लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। उस समय पैसे आपकी धोती में थे, इसलिए पैसों के साथ साथ आपको अपनी एक टांग काट कर मुझे देनी होगी। शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, पैसों के साथ अपनी एक टांग भी काट कर दीजिए। रूपाली की बात सुनकर साहूकार के होश उड़ गए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही मालिक, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको पैसों के साथ अपनी एक टांग भी देनी होगी। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। रूपाली जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलाओ। अरे ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो मेरा ही पासा मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी मालिक, कि पहले आप मुझे अपनी एक टांग काट कर दीजिए। अरे टांग के बदले में तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारी सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 10,000 रुपए भी देने को तैयार हूं। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। रूपाली और साहूकार का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए। रूपाली ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे मेरी कीमत के साथ साथ इसकी टांग भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलना चाहिए।
साहूकार, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपनी टांग इसी औरत को देनी होगी, बिल्कुल देनी होगी, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी की बात सुनते ही साहूकार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। रूपाली और साहूकार इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो साहूकार का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि रूपाली बोल पड़ी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बातें सुनने के बाद सरपंच ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी यह साहूकार ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान की टांग लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो टांग के बदले जो कुछ भी साहूकार दे रहा है उसे अतिरिक्त 20,000 रुपए और ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसकी एक टांग ही चाहिए। सरपंच ने रूपाली को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50,000 रुपए बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। मैं इसकी यह शर्त पूरी करने को तैयार नहीं हूँ। यह कीमत बहुत ज्यादा है। हुजूर, यदि यह कीमत इसकी एक टांग से ज्यादा है तो मुझे एक टांग ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करें, इसकी एक टांग काट कर दिलवाइए। घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ ना कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन साहूकार से कहना पड़ा। साहूकार, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपनी टांग काट कर देना या फिर 50,000 रुपए, यह हमारा फैसला है। मजबूरन साहूकार को रूपाली को 50,000 रुपए और साथ में घोड़ा भी देना पड़ता है। साहूकार से पैसे लेकर खुशी खुशी रूपाली घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति रुपेश को बताती है। फिर रूपाली और रुपेश साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे उधारी के पैसे ब्याज सहित वापस कर देते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में।